औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर फिज़िक्स में आपका चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 बेसिकली चैप्टर नंबर 1 नहीं, चैप्टर नंबर 12 में है। चैप्टर नंबर 11 तक आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया हुआ है, ये चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होती क्या चीज़ है, ये किस चीज़ के बारे में स्टडी है या फिज़िक्स की ये कौन सी ब्रांच है। ठीक है, तो ये दो चीज़ों का मुखफ़फ़ है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और स्टैटिक का क्या मतलब होता है? एट रेस्ट। ठीक है, चार्ज और रेस्ट क्या चीज़ होती है? रेस्ट पहले देखते हैं, रेस्ट क्या चीज़ होती है? रेस्ट होती है अगर कोई चीज़ अपनी सराउंडिंग के जो है वो हवाले से अपनी पोजीशन को चेंज ना कर रही हो। ठीक है, वो क्या चीज़ होती है? उसको हम कह सकते हैं कि ये चीज़ रेस्ट में है। ठीक है, और चार्ज क्या होती है? चार्ज जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या चार्ज? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब यहाँ पे लफ्ज़ है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का क्या मतलब है? इंट्रिंसिक का मतलब है कि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता या इसको मज़ीद तोड़ के हम इसके अंदर जो है जो कंपोनेंट्स हैं उसको स्टडी नहीं कर सकते। ये जो है लास्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बाद हम इसको मज़ीद डिवाइड करके, जैसे एटम को हम सब डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को उसमें जो है वो पढ़ते हैं। लेकिन चार्ज जो है वो मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर जो है आपस में अट्रैक्ट होता है या तो रिपेल होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ज़रिए। तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इसको हम कह सकते हैं जी चार्ज। ठीक है, तो बेसिकली फिर अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज़ हो गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक फोर्स is called electrostatics। ठीक है, ये आपने इसमें डेफिनेशन याद रखनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब हम देखते हैं चार्ज क्या चीज़ होती है या इसकी टाइप्स वगैरह कौन सी होती है। ठीक है, तो आपको मैंने आगे बताया कि चार्ज किसी मैटर की जो है वो अट्रैक्ट करने की या एक दूसरे को रिपेल करने की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो बेसिकली चार्ज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को क्यू पॉजिटिव से ज़ाहिर करते हैं, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव क्यू से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, स्मॉल क्यू से ज़ाहिर करते हैं। और इनका जो है इसका ये क्यू इसका सिंबल है और इनका ऐसा यूनिट होता है चार्ज का कूलम। ठीक है, क्योंकि इसको चार्ल्स कूलम में डिस्कवर किया तो इसका जो है यूनिट होता है कूलम। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे हमारे पास इस हवाले से एक लॉ आता है जिसको हम कहते हैं चार्ल्स कूलम लॉ। ठीक है, चार्ल्स कूलम या कूलम्स लॉ। चार्ल्स कूलम जो था वो एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था। तो उसने चार्जेस को उसने क्या किया? उसने न्यूटन का जो है ग्रेविटेशन लॉ जो है उसको देखते हुए वो क्या था? F=g(m1m2/r²)। इसको देखते हुए उसने कहा कि अगर जो है वो दो मासेस जो है आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या किसी फोर्स के साथ जो F=g(m1m2/r² के इक्वल होती है, इसी तरह दो चार्जेस भी लेट कर लें, दो चार्जेस, एक चार्ज ये इसको Q1 क्या नाम दे दें, दूसरा चार्ज इसको Q2 का नाम दे दें। ठीक है, एक और बात यहाँ पे डिस्कस कर लें कि चार्जेस जो है एक इनकी दो और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक और दो जो है लाइक चार्जेस, यानी एक जैसे चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस या ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर।
समझ आ गई। जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दफ़ा करने की, दूर करने की कोशिश करेंगे। जबकि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे तो उनको करीब लाया जाएगा, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं, हम यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। या पहले ये दोनों पॉजिटिव ले लें, ये Q पॉजिटिव 1 Q पॉजिटिव 2, तो इनके दरमियान ये एक चार्ज के सेंटर से लेकर दूसरे चार्ज के सेंटर के दरमियान जो है वो डिस्टेंस है, उसको उसने कूलम ने क्या कहा कि ये डिस्टेंस R है। जिस तरह इनके दरमियान जो डिस्टेंस उसने कहा था न्यूटन ने, इसने कहा कि ये भी डिस्टेंस R है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, वो वाला चार्ज Q2 इसको इस तरफ रिपेल करेगा एक फोर्स से, ये वाला चार्ज इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा एक खास फोर्स से। इस पे कौन सी फोर्स लगाएगा, फोर्स F1 लगाएगा। कौन लगा रहा है, F2, फोर्स F1 लग रही है ड्यू टू Q2, तो इसको फोर्स होगी F12, और इस पे जो फोर्स लग रही है F2 ड्यू टू चार्ज Q1, तो F21 चार्ज फोर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अगर मैं ये चार्ज Q पॉजिटिव ले लूँ Q1 और Q2 को मैं नेगेटिव ले लूँ, तो इनके दरमियान ये डिस्टेंस वही R होगा। तो अब क्या होगा, अब ये दोनों एक तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ये इस तरफ से ये इस तरफ से, दोनों अट्रैक्ट होना चाहेंगे, और उनकी फोर्स भी यही F12 और F21 इसी तरह अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो उसने क्या कहा, उसने अपना एक लॉ दिया, उस लॉ के मुताबिक उसने क्या कहा कि जो दो चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं वो क्या होते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के दो चार्जेस का प्रोडक्ट। फर्ज कर लें Q1 और Q2 दो चार्जेस थे, इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनके स्क्वायर के डिस्टेंस के दरमियान स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर के, इनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब जब इन दोनों को हम कंबाइन करें तो क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अब क्या होगा, अब देखें यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करने के लिए इक्वल का साइन लगाएंगे, और क्या करेंगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है K की, इसको हम K को लिख सकते हैं K = 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ गई है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होती है, ये चीज़ के किस चीज़ पे डिपेंड करती है, के डिपेंड करता है आपके जो दो चार्जेस के दरमियान मीडियम है, कोई भी मीडियम है, जो भी मीडियम हो, आपका वाटर हो सकता है, आपका पेपर हो सकता है, एयर हो सकती है, कोई मीडियम, वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है। और इनके यूनिट्स पे डिपेंड करती है, या इनके यूनिट्स आपने कौन से लिए हुए हैं। अगर आपके यूनिट्स जो हैं वो क्या हों, आपके यूनिट्स वो ऐसा यूनिट्स हों, और जो है आपकी वो मीडियम जो है वो फ्री स्पेस हो, यानी कोई दरमियान उनके दरमियान कोई स्पेस ना हो, वैक्यूम हो, तो आपकी जो है वो K की वैल्यू क्या आ जाती है, K की वैल्यू आ जाती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाती है। और अगर इसकी वैल्यू आप देखें तो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये एप्सिलॉन की वैल्यू होती है। ये जब आप वैल्यू इसमें इसी का पुट करेंगे, 4 की वैल्यू आपको, पाई की वैल्यू भी आपको पता है 3.142 होती है, जब इसमें आप पुट करेंगे तो आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब चूँकि आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी जाहिर बात है कोई ना कोई डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी पता है डेफिनेशन क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या कह सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फर्ज करें ये Q चार्जेस ले लें, Q1 और Q2 ले लें, ठीक है, इनके दरमियान डिस्टेंस R है, ठीक है। और ये जो फोर्स इस तरफ लगा रहा है, पॉजिटिव चार्जेस ले लें, ये फोर्स इस तरफ लगा रहा है, इस पे जो फोर्स लग रही है वो 2-1 होगी, या इस पे जो फोर्स लग रही है वो 1-2 होगी, ठीक है। अब ये फोर्स लग रही है तो इनका जो यूनिट वेक्टर R हम इंट्रोड्यूस करेंगे, R इसकी तरफ जो फोर्स लगेगी उसको हम कहेंगे R12, इसके ऊपर ऐसे हाइट लगाएंगे यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हेड। जिस तरह 3 डिमेंशनल प्लान में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि आई कंपोनेंट एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, वाई एक्सिस का कंपोनेंट जे होता है, जी एक्सिस का कंपोनेंट के होता है। इसी तरह इसके लिए इसने कूलम ने जो एक यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस कराया वो क्या था, R इसके लिए 2-1
उसके ऊपर हैट, ठीक है। उसने कहा इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं क्योंकि फोर्स का एक जो है वो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी जो है वो डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय, या ले इनको अलग फोर्सेस में लगा लें। ये फोर्स लगा रहा है पहले वो मालूम कर लें, F21 बाय आर स्केयर, ये R21 एट हैट हो जाएगा। तो R की जगह 21 आ जाएगा, यूनिट वेक्टर 21, फोर्स 21 के लिए। तो फोर्स 1 2 के लिए क्या हो जाएगा, वही के Q1 Q2 बाय आर स्केयर और R12 हैट, ऐसे ऊपर हैट लगा देंगे तो ये दोनों फोर्सेस का जो है वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब मैंने बात की थी ये के की, अगर यहाँ पे दोबारा हम के पुट करें फोर्स की जगह, इस फोर्स की जगह हम के की वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, नीचे इसके जो गोल दायरा सा पड़ा हुआ है इसको नॉट कहते हैं, इसको एप्सिलॉन, ठीक है। Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये मैंने बात की थी कि इसके दरमियान कोई स्पेस जो है मीडियम वगैरह नहीं है, ये फ्री स्पेस के लिए इसकी परमिटिविटी, इसको कहते हैं हम परमिटिविटी ऑफ, ये कांस्टेंट है, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब बात करते हैं अगर इसके दरमियान कोई हम मीडियम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दें तो वो क्या होगा, इसकी फोर्स, फर्ज करें हम दो चार्जेस के दरमियान हम जो है वो पेपर रख देते हैं तो क्या होगा, उनकी जो है फोर्स थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। जो अट्रैक्ट कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे, क्योंकि दरमियान में एटम्स आ जाएंगे, क्योंकि जो मैटर बना है वो एटम का ही बना है, तो एटम आ जाएंगे तो वो फोर्स जो है वो एक खास फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगी। उस खास फैक्टर को कहते हैं वो हम परमिटिविटी ऑफ दैट जो है वो मटेरियल, ठीक है, वो उसको लिखते हैं एप्सिलॉन आर, इसको लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखते हैं एप्सिलॉन आर, ठीक है। और इनकी जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है वो मैंने बताई है, वो कौन सी होती है, एप्सिलॉन नॉट की, वो होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये इसके होते हैं। लेकिन इसकी जो है वो डिपेंड करती है मीडियम पे, ठीक है। आपका कोई मीडियम ले रहे हैं, अगर आपका मीडियम जो है फ्री स्पेस है, कोई जो है वो वैक्यूम है, फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू 1 हमेशा होती है, ठीक है। और अगर आपका वो एयर है मीडियम तो इसकी होती है 1.006, ठीक है। वाटर की होती है 68.5, ठीक है। तो इनकी अलग अलग होती है, क्योंकि अगर हम जो है वो देखें एयर के लिए अगर ले रहे हैं तो उसकी देखें एयर की बिल्कुल थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आ रहा है, 0.0001 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम जो है क्या करते हैं, हम जो है ये फैक्टर जब इंट्रोड्यूस इसके दरमियान में कराते हैं फोर्स में, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब जब मैंने बताया कि एयर के लिए या इसके लिए हम एक ही 1 ही ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, हम इसको नियरली इक्वली रख सकते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, फाइनल डिफरेंस, फाइनल जो है आपकी इक्वेशन 4 पाई एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर को एप्सिलॉन ही लिख सकते हैं आप, इसमें कोई जो है वो डिफरेंस नहीं है या फ़र्क नहीं है, F21 R2। एक और चीज़ रहेगी यहाँ पे ऊपर के ये जो फोर्सेस हैं, आप देखें ये फोर्स उस तरफ लगा रहा है पॉजिटिव, ये फोर्स इस तरफ लगा रहा है, ठीक है। अब देखें कि ये फोर्सेस जो लगा रहे हैं, ये फोर्सेस F21 इज इक्वल टू, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में लगा रहे हैं, जितनी फोर्स वो इस पे लगा रहा है उतनी फोर्स, अगर आपके चार्जेस इक्वल हैं तो जितनी फोर्स ये Q1 इस पे लगा रहा होगा उतनी फोर्स Q2 इस पे भी लगा रहा होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, हम माइनस का साइन लगा लेते हैं, F12 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका वो यूनिट वेक्टर भी R21 हैट इज इक्वल टू -R12, यूनिट वेक्टर की इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉपिक। आपने इसकी जो है ये फाइनल इधर के ये आपने इसकी ये जो है याद रखनी है, इसकी फाइनल डेरिवेशन, और उसके बाद आपने ये ऊपर से डेरिवेशन वगैरह सारा कुछ करते आना है। और ये बेसिकली दो चार्जेस की अट्रैक्शन की फोर्स को जाहिर करने के लिए चार्ल्स कूलम ने एक्सपेरिमेंट किया था कि Q1 और Q2 जो है आपस में किस फोर्स से आप एक दूसरे को या अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। वो क्या होता है, उनके मैसेज के, प्रोडक्ट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शन किस चीज़ के, उनके स्केयर के, उनके दरमियान डिस्टेंस के स्केयर के, और इनके दरमियान आपने फिर कांस्टेंट ऐड कर देना है। उसके बाद आपने कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी है क्या क्या होती है, और एप्सिलॉन की वैल्यू याद रखनी है। तो ये आपका टॉपिक 12.1 ये कंप्लीट हो गया। तो फी अमान।